बोले। हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं हूं आपका अपना जाना पहचाना डॉक्टर अशोक कुमार, सेवानिवृत्त वैज्ञानिक, लुवास अर्थात हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार तथा संस्थापक एवं संचालक भारतवर्ष की नंबर 1 मशरूम स्पॉन प्रयोगशाला सनोव्यू मशरूम लैब एंड ट्रेनिंग सेंटर 1064 गांधी आश्रम नरेला दिल्ली 110040। मेरा फ़ोन नंबर है 98 120 19 128। जी हाँ, 98 120 19 128। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है बटन मशरूम की सबसे घातक बीमारी येलो मोल्ड। जी हाँ, मशरूम की सबसे घातक बीमारी येलो मोल्ड। येलो मोल्ड बीमारी जो पुराने मशरूम उत्पादक हैं वो इसका नाम सुनते ही घबरा जाएंगे, इतनी खतरनाक बीमारी है। और मुसीबत ये है कि ये जब बीमारी आ जाती है तो ये आपका इसका इलाज नहीं है अभी तक किसी भी आदमी के पास। जिसको किसी को भी अगर ये बीमारी आती है तो उसका पहले तो आप पहचान देख लीजिए कि इसकी पहचान क्या है। दोस्तों, येलो मोल्ड बीमारी जब आप देखोगे, जितनी भी मशरूम की बीमारियां हैं, जो फफूंद द्वारा होती है, ये भी एक फफूंद द्वारा होती है। और जब ये फफूंद द्वारा होती है तो जिस तरह का रंग देती है कोई भी बीमारी, तो उसी के अनुसार, उसके रंग के अनुसार ही उसका नामकरण संस्कार किया गया है। जिस तरह से इसमें पीलापन आता है तो इसको येलो मोल्ड बीमारी के नाम से जानते हैं। कुछ आदमी इसको टिकारी वाली बीमारी के नाम से भी जानते हैं, कुछ इसको टिक्की वाली बीमारी के नाम से भी जानते हैं, और कुछ इस बीमारी को बूंदगी वाली बीमारी के नाम से भी जानते हैं। मतलब अलग अलग एरिया, अलग अलग इसके नाम। तो अब इसकी आप पहचान कैसे करोगे? दोस्तों, ये आपके यहाँ किस तरह से आती है ये आपको देखना चाहिए। इसकी पहचान कैसे है वो आपको करनी चाहिए। तो पहले तो मैं आपको इसकी पहचान बताता हूं। आप देखेंगे कि जब आप केसिंग कर देते हो, आप समझते हो कि आपने सारा काम बढ़िया किया हुआ है, और जब आपने केसिंग कर दी तो केसिंग करने के 10-12 दिन के बाद, मतलब मशरूम निकलने से शुरू होने से 2-4 दिन के पहले ही, जो आपका जैसे ये बेड है, बेड के नीचे की तरफ आप उसमें देखोगे तो नीचे की तरफ टिक्की सी दिखाई देंगी। ठीक इसी तरह से जैसे चेचक की बीमारी होती है, जैसे माता की बीमारी होती है, तो वो एक दो कहीं कहीं दिखेगी। उस समय आदमी सोचता है कि ये शायद आपका मशरूम स्पॉन का बीज पड़ा हुआ है, दाना पड़ा हुआ है। जबकि अगर आप वहां से कोई ब्लेड लेके उसको आराम से उसको काट के देखोगे वहां से, तो आप देखोगे कि उसको काट के निकालोगे तो वो आपका दाना नहीं निकलेगा, बल्कि वहां एक पीला सा चूर्ण सा निकलेगा आपको। या बीच में इस तरह से हो जाएगा जैसे मान लो चिड़िया की बींट है, तो उसमें बीच में थोड़ा सा पीला सा पाएगा, और साइड में उसके चारों तरफ सफेद सफेद से वो होगी मशरूम का। आपको ऐसा लगेगा कि ये बीज फूटा हुआ है और ये इसका जाड़ा चला हुआ है, जबकि वो उस तरह का है नहीं। तो आप ये देख लेना कि जब वो टिकारी सी आपको दिखेगी तो आप इसकी ये सबसे अच्छी और सबसे आसान पहचान है। अब दूसरी पहचान, अगर आप मान लो ये आपका बेड भरा हुआ है, या आपका लिफाफा, आपका बैग, आपने जो 10-10 किलो के बैग जो एसी वाले लगाते हैं उनकी तरफ लगा हुआ है, तो उसमें जब आप देखोगे उसको इस तरह से हटाओ, 2 उंगलियों से थोड़ा ऊपर की केसिंग इस तरह से हटाओगे, तो केसिंग हटाने के बाद आपको दिखेगा कि नीचे, उसके केसिंग के नीचे बहुत अच्छी तरह से खूब मात्रा में जो है आपका पिन आई हुई है, पिन हेड। अब ये पिन हेड कैसी हैं? आमतौर पे जो पिन हेड होती हैं, जो मशरूम बनती है, वो पिन हेड होती हैं आपकी इस साइज की, मतलब ऊपर से गोल होती हैं आपकी, और ये पिन होती है जो आपके बाद में बड़ा होगा आपकी मशरूम बढ़ जाती है।
लेकिन इसमें क्या है, इसमें ये जो नीचे का पोर्शन है ये ऐसी पिन हेड बन जाएगी आपकी। ठीक इस तरह से लगा लो आप, जिस तरह से बाजरे का दाना आपने देखा होगा, तो बाजरे का दाना जब आपका उसको बाली के चिपटा रहता है तो ऊपर से गोल दिखाई देता है ना, और जब उसको उखाड़ोगे तो नीचे से उसकी चोंच सी दिखाई देगी जहां वो जुड़ा हुआ है अंदर बाली से। तो इसी तरह से जो मशरूम का पिन आपकी ऊपर से गोल होगी वो तो आपकी मशरूम बनेगी, लेकिन जो पिन आपकी इस तरह की होगी ऊपर चोंचदार, मतलब जैसे बाजरा उल्टा डाल रखा है आपने, तो ये बहुत ज्यादा हो जाएंगी। और किसान ये देख के खुश होता है कि हो इसमें तो बड़ा जो है ना खूब मशरूम वो आई हुई है, पिन आई हुई है, बहुत पिन बनी हुई है। और ये पिन अब जैसे ही मशरूम में परिवर्तित होंगी तो पता नहीं आपको कितनी पैदावार हो जाएगी, अरब की बार तो तू मालूम माल हो जाएगा। उसे नहीं पता रहता कि ये मालूम माल होने का की पहचान नहीं है, ये कटोरा हाथ में आने की पहचान है, ये आपको मार देने की पहचान है। इस बीमारी से आप ये देखोगे कि गांव के गांव खाली हो रहे हैं। जिस तरह से आपको मैं बता दूं तो इसमें ये बीमारी है। चलो पहले मैं आपको ये बताता हूं कि उसमें फिर ये जब दिखाई देंगे आपको किस तरह से केसिंग के नीचे झम्मा सा बैठा पाएगा आपका, गुच्छे के गुच्छे लगे पाएंगे एकदम से, और उसको आप और कुरेद दोगे तो आप देखोगे कि उसके नीचे एक पीली सी परत जमी पाएगी। दोस्तों यही परत जो है, यही येलो मोल्ड का वो है पाउडर आपका। और ये पाउडर जो है, ये येलो मोल्ड के जो आपका फैला हुआ है उसमें, ये क्या करता है कि आपका जो कंपोस्ट है और ये केसिंग है, कंपोस्ट और केसिंग के बीच में ये एक परत बना लेता है। और ये परत जो है कंपोस्ट से ऊपर की तरफ मशरूम को खुराक नहीं जाने देता, उसका पोषण नहीं जाने देता, तो वो पिन वहीं की वहीं सूखती हैं, सटती हैं या गलती हैं, तो इसी तरह रह जाती है। आमतौर पर आप क्या कहोगे, फिर आप शिकायत करते हो, आप ये कहते हो कि डॉक्टर साहब पिन तो बनी हुई है बहुत, लेकिन उसमें ऊपर नहीं आ रही। और दूसरा तीसरी आप इसमें बात देखोगे कि जब आप पानी लगाओगे तो पानी जो है इसमें नीचे नहीं जाएगा, वो ऊपर ही जो केसिंग होगी वो ऊपर से ही उसमें पानी रहेगा। और थोड़ा खोदते ही जो है ना आप देखोगे कि आपकी जो केसिंग है वो सूखी पड़ी है नीचे से, आपका जो है ना नीचे पानी नहीं जा रहा है उसमें आपके कंपोस्ट में। तो दोस्तों ये थी इसकी कुछ पहचान। अब जिस तरह से जिन्होंने बेड में लगा रखी है वो तो इस तरह से पहचान बना लेंगे। मैं आमतौर पर उनको कहता हूं कि भाई ये नीचे से लाइट लगाएंगे और नीचे से उसका आराम से जो है ना दूर तक आप उसका वीडियो बनाओ और उसका फोटो खींचो, ताकि हमें वे बुंदकी दिखाई दे जाए, वो स्पॉट्स दिखाई दे जाए, समझे, जिनसे हम आपको ये बता दें कि आपके उसमें ये बीमारी है या नहीं है। अगर ये बीमारी नहीं है तो आप ये समझो कि आपका वातावरण की आपने गड़बड़ कर रखी है, आपने उसमें हवा, पानी और फ्रेश एयर की समन्वय स्थापित नहीं कर पाए हो। वो आप सही करोगे तो वो आपकी एकदम से मशरूम निकलेगी। और अगर ये दाग उसमें है, टिक्की उसमें बनी हुई है, स्पॉट्स उसमें बने हुए हैं, या उसमें ऊपर से जामा बने हुए हैं, तो आपका कुछ भी जोर लगा लेना, कोई भी दवाई छिड़क लेना। आज तक मुझे तो पता लगी नहीं, आपको किसी को भाई को पता लगे कोई दवाई आप करते हो और आपको कुछ इसमें राहत मिलती हो या आपकी फ्लैश आ जाते हो, तो मेरा आपसे नम्र निवेदन है कि आप मुझे जरूर उसको अपने इसको अनुभव को शेयर करें कि आपने क्या छिड़का, क्या आपसे छिड़कवाया और आप कैसे बने। क्योंकि मैं तो ये जानता हूं, जिसको मैं ये कह देता हूं कि भाई ये येलो मोल्ड बीमारी है और अब इसमें हमारे बस की कुछ नहीं है, तो उनको बड़ा गुस्सा आता है। अगर उनको का बस चल जाए तो वो शायद, अगर मैं उनके सामने हूं तो वो मेरे को लेकर लठर मेरे पीछे पीछे भाग लें और मेरा सिर फोड़ दें। तो दोस्तों इस तरह से बात नहीं बनेगी, आपको इसको समझना होगा और इसको बर्दाश्त करके और आपको इसका हल निकालना होगा। तो इसमें मैं दूसरी चीज जो बताना जा रहा हूं वो है कि इस बीमारी ने, येलो मोल्ड ने, आपके गांव के गांव उजाड़ दिए। मैं पिछले 34 साल से इस फील्ड में हूं। मैंने देखा है कि जब हिमाचल में ये बीमारी आई थी, हिमाचल से जब ये हरियाणा में ये मशरूम शिफ्ट हुई, क्योंकि पहले तो
यही कहते थे कि ये तो मशरूम की खेती तो जो है ना हिमाचल या जम्मू कश्मीर के क्षेत्र की है, नीचे मैदानी भागों की नहीं है। लेकिन इसको जो है यहाँ तापमान वगैरह देखते हुए और थोड़ा प्रबंध करके इसको यहाँ किया गया, तो यहाँ पूरी तरह से ये मशरूम अच्छी तरह से पैदा होने लगी और बहुत से लोग बागों ने अपनी किस्मतें बदली हैं, अपने गरीबी गुर्बत को इससे दूर किया है। और ये एक अच्छी फसल है जिसको आपको हर किसान को मैं तो कहूँगा कि थोड़ी बहुत मशरूम लगानी चाहिए। उससे इसका अपना आर्थिक स्थिति भी सुधरेगी और इसके खाद से जो है उनके खेतों की दशा भी सुधरेगी, उसमें भी ज़्यादा पैदावार होगी और उसमें खाद वगैरह भी और कम डालनी पड़ेगी या ना के बराबर डालनी पड़ेगी। तो इसमें जो है ना कई गांव के गांव उजाड़ दिए, कुछ गांव के मैं आपको नाम बताता हूँ। यहाँ हरियाणा में सबसे पहले जो मशरूम आई थी वो सोनीपत जिले में एक 9.5-10 किलोमीटर पर है एक गांव है भदाना, उसके पहले गांव है ककरोई। तो वहाँ भदाने में 268 ग्रोवर होते थे एक टाइम पे, ये 90-92 के करीब की बात बता रहा हूँ दोस्तों। आज वहाँ कितने ग्रोवर होने चाहिए आपको जानकर अचंभा होगा कि 268 ग्रोवर में से भदाने में आज केवल मात्र 1 ग्रोवर है, वो भी गांव के बाहर है उनका परिवार, वो बाहर लगाते हैं और वो भी अछूता नहीं रह रहे हैं। उनके यहाँ भी ये बीमारी आती है और वो भी उतना पैसा नहीं कमा पा रहे हैं। हो सकता है वो 1-8 साल में बिल्कुल छोड़ कर भागेंगे। इसी तरह से उसके पास से पहले ही एक गांव था ककरोई, उसमें भी 78 के करीब आदमी लगा रहे थे। आज वहाँ कोई भी ग्रोवर इस तरह का नहीं है। इसी तरह से और भी बहुत से गाँव हैं, जैसे हमारे यहाँ एक गाँव था सिसाना, वहाँ भी 27-28 आदमी मशरूम लगाते थे, आज एक भी नहीं है। फिर यहाँ सोनीपत जिले में ही एक गांव था मेमारपुर, वहाँ पे भी 78-79 के करीब जो है ना मशरूम ग्रोवर थे, नहीं है। फिर एक गांव और उभरा था यहाँ पे जिसको खोबड़ू के नाम से जानते हैं, वहाँ पे भी 280-85 ग्रोवर थे। आज मुझे पता चलता है कि वहाँ पे भी 3 या 4 आदमी ही जो है ना मशरूम लगा रहे हैं, बाकी मशरूम खत्म हो गई है। और भी कई गांव ऐसे हैं जहाँ पे जो है मशरूम नहीं लगती। अगर डिटेल में बताने लग जाऊँ तो कम से कम भी 15-16 गांव 17 गांव इस तरह के हैं सोनीपत जिले में या हरियाणा में जिनकी मशरूम बिल्कुल खत्म हो गई है। और मैं बहुत से ऐसे आदमियों को जानता हूँ कि जिसके यहाँ भी ये बीमारी आ जाती है वो खत्म हो जाती है। ठीक इसी तरह से जैसे हमारा एक सेंटर बरेली है तो हम वहाँ भी सर्वे करवाते हैं। बरेली में भी कई गाँव ऐसे हैं, जैसे बदायूं जिले का है चौरा बगर खेत, कौनी जाफराबाद, आपका वहाँ पे एक शाहजहानपुर में गांव है नवादा, वो बिल्कुल खत्म होने जा रहे हैं। आपका वहाँ एक गांव है कौन सा मोहम्मदनगर, वहाँ पे भी जो है 180-85 के करीब लगा रहे थे, आज 7-8 आदमी मशरूम लगा रहे हैं। हालांकि उन्होंने छप्परों की संख्या बढ़ाई है, लेकिन मुझे लगता नहीं कि वो 1-2 साल से ज़्यादा चल पाएंगे। वहाँ पे भी ये मशरूम खत्म हो जाएगी और जहाँ पे ये बीमारी पहुँच जाती है तो उसमें ये दिक्कत करती है। इसी तरह से बाराबंकी क्षेत्र में भी ये मेरा आदमी सर्वे करने जाता है, वहाँ पे भी जो है एक गांव है आपका बलवंतपुरवा और जगतपुर और उसके मेमरखापुर या मेमरखा नगर कौन सा ऐसा गांव है, ये 3-4 गांव वहाँ पे भी लगभग समाप्त हो लिए हैं, छोड़ कर भाग गए हैं जो पूरे के पूरे गांव लगाते थे। मैं एक बार काफ़ी साल हुए जब दौरे पे गया हुआ था वहाँ, तो बलवंतपुरवा में जो है ना जब मैंने जाके देखा, मैंने कहा ये 2 आदमियों ने कैसे मशरूम नहीं लगा रहे, तो वो कहने लगे कि डॉक्टर साहब ये जरा अमीर आदमी है, इनके यहाँ जो है ना थोड़ा सा जमीन भी ज़्यादा है इनके पास, इसलिए नहीं लगाते। तो वहाँ हर गांव में मुझे अचंभा आया था कि उस गांव में शायद ही कोई इस तरह का आदमी बच रहे थे जो मशरूम नहीं लगाते। अब वहाँ से छोड़ के जो है ना वो गाँव लगभग खत्म हो लिए हैं। उस गाँव के या तो छोड़ गए हैं मशरूम है, या जो कोई इधर उधर लगा भी रहे हैं तो कोई अपने मौसी के यहाँ गया हुआ है, कोई अपने ससुराल में गया हुआ है, कोई अपने इधर उधर अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदारी में गया है, वहाँ लगा रहे हैं। बाकी जो नहीं जा पाए, जिनकी इस तरह की वो नहीं थी, तो वो गांव नहीं छोड़ पाए, तो उन्होंने मशरूम छोड़ दिए। तो मैं आपको ये कहूँगा कि दोस्तों इससे बचो, और इसका इलाज नहीं, लेकिन हाँ बचाव जो है ना, आने के बाद तो इसका कोई इलाज है नहीं, लेकिन बचाव किया जा सकता है। अब बचाव कैसे किया जाएगा? बचाव जब किया जाएगा दोस्तों जब आप इसके सारे पहलुओं की बारीकी से आपको अध्ययन किया जाए, आप उसको समझें और उस तरह से ट्रीटमेंट किया जाए
आप अपने बांसबलियों का, अपने जमीन का, अपने इलाके का, और उसमें जो है रोमिंग पद्धति अपनाई जाए, और भी बहुत सी चीजें हैं। तो इसी चीज के लिए मैं आपको पिछले कई वर्षों से कह रहा हूं कि भाई आप इसके लिए ट्रेनिंग लें, अच्छी ट्रेनिंग लें। खाली नाम की ट्रेनिंग से ये बीमारी नहीं जाने वाली है, और इसके लिए यही है कि या तो आप इससे बचो, और नहीं तो आप मशरूम छोड़ दो। अभी भी मैं आपको ये वीडियो इस समय डाल रहा हूं सिर्फ इसीलिए कि आप अपने शेडों में घुसो, शेडों को देखो, बारीकी से देखो, जिसमें ये बीमारी है वो अभी से सावधान हो जाओ, क्योंकि इसका बचाव जो है ना, वो भी जिस दिन से आपकी मशरूम खत्म होगी उसी दिन से इसका बचाव शुरू होगा। अगर आपको इसकी सारी विज्ञान पता होगी, इसकी टेक्नोलॉजी पता होगी, जब भी आप अपने इस बीमारी से बच सकते हो। अदरवाइज खाली ये नहीं कि चलो भाई बाद में दवाई छिड़क लेना। बहुत से किसानों की ये होती है कि वो इसमें फॉर्मलिन बहुत ज्यादा मात्रा में छिड़क देते हैं, जिससे उनकी आंख, नाक वगैरह, फेफड़े वगैरह सब प्रभावित होते हैं। और वो ये सोचते हैं जब तुम्हारी आंखों से पानी आने लग रहा है, तुम्हारी नाक बहने लग रही है, तुमसे सांस नहीं लिया जा रहा है, तो ये बीमारी का क्या करेगी, और ये बीमारी खत्म हो जाएगी। लेकिन इसका जो आने का जो क्रम है, मान लो पहले आप 7-8 फ्लैश ले रहे हो, जब ये बीमारी आ जाएगी तो अगले साल उसमें 4 या 5 फ्लैश आएंगे, उससे अगले साल 2 या 3 फ्लैश आएंगे, और उससे अगले साल 1 ही फ्लैश में, और उससे अगले साल 1 भी फ्लैश नहीं आएगा, और आपको इसको छोड़ देंगे। तो ये ऐसी खेती नहीं है कि इसको आप बिना तकनीकी जानकारी के, बिना सही जानकारी के, बिना उस काम को किए आप इसको कर लोगे। और इसमें जिस तरह से आप YouTube वगैरह पे काफी वो देखते हो कि इतने भाई इतने के कमरे में इतने लाख कमा लिए, इस तरह का इसमें कोई वो नहीं है। हाँ, अच्छी कमाई है, ठीक कमाई है, बशर्ते कि आप इसको ठीक ढंग से करें, आप इसकी जानकारी लें, और अपने अड़ोसी पड़ोसी को भी इसकी जानकारी दें। क्यों? क्योंकि ये बीमारी जो है ना, आपके यहाँ नहीं है लेकिन आपके पड़ोसी के यहाँ है, तो आपके पड़ोसी के यहाँ से भी उड़ के ये बीमारी आएगी। मेरा अपने कई वैज्ञानिकों से ये मतभेद है कि वो कहते हैं कि ये बीमारी जो है खाली केसिंग से या मिट्टी से आती है, हवा से चलती है इधर से उधर। मैंने आपको एक वीडियो भी बना के डाल रखा है कि बीमारियां कैसे पैदा होती हैं और वो फिर कैसे इधर से उधर फैलती हैं। कृपया इस वीडियो के साथ उन दोनों वीडियो को भी साथ साथ देखें हैं, और इसका आप बचाव करें। और बचाव करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप इसके लिए प्रशिक्षण लें, और जिस दिन से आप मशरूम खत्म करें कि भाई अब अगले साल के लिए आपको लगानी है, तो आप उस शेड को जो कहते हो ना छोड़ें, और उसको ढंग से उसके बांस बल्ली अच्छी तरह से उठाएं, वहां से उसका जो साजो सामान है उसको ठीक तरीके से उठाएं। और इसके लिए आप हमारे से ट्रेनिंग लें, और जगह से भी ट्रेनिंग ले सकते हैं, बशर्ते कि इसका आप इलाज की ना सोचें, आप इसके बचाव की सोचें। तो दोस्तों, कहा है ना कि इलाज से बचाव बेहतर है। इसी बात के साथ मैं इस वीडियो को यहाँ समाप्त करता हूँ, और आशा करूंगा कि आप कबूतर की तरह से अपनी आंखें नहीं नीचेंगे। इस बीमारी को आप अभी अपने शेडों में पहचानें कि आपके यहाँ कहीं इसका प्रकोप तो नहीं है। अगर इसका प्रकोप है तो आप इसके प्रति अभी से सजग हों, और इसके लिए आप तैयारी पकड़ें अगले सीजन के लिए, ताकि आप अगले सीजन में इस बीमारी से बच सकें। तो दोस्तों, इस वीडियो को मैं यहीं पे विराम देता हूँ। टाटा, बाय बाय, नमस्कार, हेलो, बाय बाय।